कहावत तो आपने सुनी होगी कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो शामत आएगी। आतंक फैलाने वाले इसी आतंक का शिकार अब हो रहे हैं। सारी दुनिया में भारत के दुश्मनों का खात्मा हो रहा है। एक एक कर खत्म हो रहे भारत के मोस्ट वांटेड की आज बात करेंगे। बीते 48 घंटे में भारत के 2 दुश्मनों की मौत हो गई है और ये दोनों मौत हुई है पाकिस्तान में। ये दोनों आतंकी भारत पर आतंकी हमला कराने वालों में मोस्ट वांटेड थे। पहले तो बात करती हूँ सियालकोट में मारे गए जैश के आतंकी शाहिद लतीफ की। लतीफ एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। सियालकोट की मस्जिद में इसे गोली मार दी गई। लतीफ कितना बड़ा आतंकी सरगना था उसे समझिए। पाकिस्तान में पंजाब के गुंजरावाला का निवासी ये शाहिद लतीफ सियालकोट सेक्टर में जैश का कमांडर था। भारत में आतंकवादी भेजने और आतंकी हमलों की साजिशों में शामिल रहा करता था। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड यही था। हमले में सेना के 7 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादी शाहिद लतीफ सिर्फ पठानकोट हमला करने का मास्टरमाइंड नहीं था। 90 के दशक में भारत के खिलाफ आतंकियों की भर्ती करने और भारत में ड्रग्स की सप्लाई करने में भी आतंकी शामिल था। 94 में नार्कोटिक्स और आतंकवाद से जड़े मजबूत रखने की वजह से जम्मू से यूएपीए के तहत यह अरेस्ट किया गया था। 1999 में इंडियन एयरलाइंस का विमान हाईजैक कर दिया गया था। उसमें भी लतीफ को रिहा करने की मांग उठी थी, लेकिन भारत सरकार ने लतीफ को रिहा करने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में शाहिद लतीफ को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया, जहां उसने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और आतंकवाद फैलाने का काम और जोरों शोरों से शुरू कर दिया। शाहिद लतीफ को कब छोड़ा गया ये भी जानिए। इस आतंकवादी को छोड़ा गया यूपीए सरकार के वक्त। लतीफ पर नवंबर 1994 में भारत में गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा चलाया गया था, लेकिन 2010 में कांग्रेस सरकार ने 24 आतंकियों के साथ लतीफ को भी छोड़ दिया था। लतीफ को अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान भेज दिया गया, जिसके बाद आईएसआई की सरपरस्ती में लतीफ ने आतंक का कारोबार फिर से शुरू कर दिया। हालांकि आईएसआई की सिक्योरिटी भी इस आतंकी को बचा नहीं पाई, खत्म हुआ। अब सवाल यह है कि जिस आतंकी को रिहा करने के लिए विमान हाईजैक कर लिया गया हो, उसे रिहा कैसे किया जा सकता है, और रिहा होने के बाद इस आतंकी ने क्या किया वो तो आप जानते ही हैं। पठानकोट में इंडियन मिलिट्री बेस पर हमला किया। इस आतंकी हमले में भारत के 7 जवान शहीद हुए। आतंकियों के साथ किसी तरह की कोई सहानुभूति हो सकती है? आतंकियों को इजराइल वाला जवाब देने की जरूरत है कि नहीं है? उनके घर भेजने और वेलकम जेस्चर दिखाने की जरूरत है? आप मुझे ये बताइए। आईएसआई की गोद में बैठकर अज्ञात हमलावर इसको खत्म कर देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। था तो हमारा दुश्मन, और दुश्मन मुल्क में मारा गया। ऊपर वाले ने इंसाफ किया। आईएसआई का एजेंट अब दूसरा मुल्ला बाहौर आईएसआई के हवाले कर दिया था। भारतीय नौसेना से रिटायर हुए कुलभूषण जाधव झूठे आरोपों में इस वक्त पाकिस्तान की जेल में बंद है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर रोक लगा दी। अब कुलभूषण जाधव जैसे बेगुनाह को बिना वजह झूठे केस में फंसाने के आरोपी को अज्ञात हमलावरों ने जहन्नुम पहुंचा दिया। बीते कुछ दिनों में भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। दुनिया भर में भारत के दुश्मन आतंकी बिलों में दुबके हुए हैं। लश्कर तैयबा का आतंकी मुफ्ती कैसर फारूक, जो बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी बनाया करता था। हाफिज सईद इसको बहुत पसंद करता था। इसे 30 सितंबर को कराची में गोली लगी। लश्कर तैयबा के आतंकी जियाउर रहमान को कराची में मार दिया गया। खालिस्तानी आतंकी सुखदूल सिंह उर्फ सुक्का को कनाडा में मार दिया गया और इसकी जिम्मेदारी ली लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर पैसों के चक्कर में आपसी गैंग वॉर में मारा गया। ड्रग्स का बड़ा डीलर और खालिस्तानी आतंकी परमजीत पंजवार लाहौर में मार दिया गया। हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी बशीर अहमद पीर रावलपिंडी में मारा गया। आतंकी सैयद रजा खालिद कराची में मारा गया। कंधार विमान अपहरण कांड में शामिल आतंकी जहूर मिस्त्री कराची में मारा गया। और कुछ दिन पहले ही पीओके में मोहम्मद रियाज उर्फ अबू कासिम कश्मीरी मारा गया। लिस्ट लंबी है, लेकिन हमने आपको कुछ ही नाम बताए हैं। ये सब भारत के दुश्मन हैं। इनके हमदर्द आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने इन्हें
ठिकाने लगा दिया है। लेकिन ये नया भारत है, छिपकर वार नहीं करता, सामने से करता है। ये आतंकी अपने किए का नतीजा भुगत रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब जितने भी आतंकी हमें जख्म दे रहे थे वो इस दुनिया से निपट लिए, तो ऊपर वाले का शुक्र है। पाकिस्तान वही काट रहा है जो दशकों से बोता रहा है। सारी दुनिया में जितने भी आतंक के बड़े बड़े आका मिलेंगे वो सारे के सारे वहीं पर मिलेंगे। और नशे के बड़े बड़े कारोबारी, अरबों की जमीन है, याश परस्त है, आराम तलब है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कट्टरवादी आतंकियों का वो सहारा लेते हैं। बड़ा पैसों का खेल चलता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। 26/11 कसाब को क्या किया गया था? 2.5 लाख रुपए में खरीदा था मौत को गले लगाने के लिए। कसाब ने एडवांस मिले 1,25,000 रुपए अपनी बहन की शादी के लिए अपने परिवार को दे दिए थे। जो शख्स 2.5 लाख के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता है, और कुर्बान क्या होता है? कितनों की जिंदगी लील गया और उसके बाद मराई। उसे पैसे देकर कोई भी काम करवा सकता है, कैसा भी काम करवा सकता है, और यही इस आतंकी ने किया। आतंकियों के खिलाफ जंग है, और इस जंग में हिंदुस्तान हर बार जीतेगा। आतंकी सरगनाओं का कत्ल अलग अलग जगह पर उन्हीं के किए की वजह से हो रहा है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की। देश की तरक्की की बात करनी है। दुनिया को पीछे छोड़कर तेज रफ्तार से बढ़ रही है भारत की विकास दर। और जब आपसे ये बात हम कर रहे हैं, देश तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और तथ्य के साथ कह रहे हैं हम ये बात, रिसर्च के साथ कह रहे हैं। और इसीलिए शुरुआत एक ताजा रिपोर्ट से कर रही हूं। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी IMF एक ताजा रिपोर्ट जारी करता है, और रिपोर्ट क्या कहती है? वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 6.3% रहेगी। IMF ने अपने अनुमान को 20 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। पहले IMF ने 6.1% विकास दर रहने का अनुमान लगाया था। IMF ने 2025 में भारत की विकास दर 6.3% रहने का भी अनुमान जताया है। यहां यह बताना जरूरी है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024 में विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जताया है। IMF से पहले वर्ल्ड बैंक भी 2024 में भारत की विकास दर 6.3% रहने का अनुमान कर चुका है। IMF हो या फिर वर्ल्ड बैंक, दोनों के अपने तर्क हैं जो भारत की तेज रफ्तार। IMF क्या मान रहा है कि 2024 में वैश्विक वृद्धि दर 2.9% रह जाएगी, जो 2023 में 3% है। जबकि चीन की विकास दर 2023 में 5% और 2024 में 4.2% रहने का अनुमान जताया गया है। अब बारी बारी से आप ये समझ लीजिए कि वैश्विक विकास दर के कम होने और चीन की विकास दर कम होने के पीछे तर्क क्या है। बेहद अहम तर्क है, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि चीन में बैंकों के डूबने का कारण भी यही है। IMF का मानना है कि वैश्विक विकास दर घटेगी क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है। इस युद्ध की वजह से यूरोप को मिलने वाली गैस और दुनिया में पहुंचने वाले फर्टिलाइजर्स की सप्लाई पर असर पड़ा है। और क्योंकि दुनिया में लोन की ब्याज दरें ऊंची हैं, क्योंकि एशिया में वर्तमान में संघर्ष शुरू हो चुका है, यानी हमास और इजराइल के बीच जो लड़ाई शुरू हो गई है, और चीन में विकास दर इन सारी की सारी वजह से गिरेगी, क्योंकि चीन का जो रियल एस्टेट है वो बाजार भी गिर रहा है। कोरोना के बाद विदेशी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का चीन से बाहर निकलना इसका बड़ा कारण है। अब आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए आसान शब्दों में यह भी बता देती हूं कि विकास दर आंकी कैसे जा रही है, कैसे कैलकुलेट की जा रही है। वृद्धि दर कैलकुलेट करने का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, लेकिन आसान शब्दों में कोशिश करते हैं आपको समझाने की। वृद्धि दर एक टाइम फ्रेम में किसी वस्तु के अलग अलग दाम से तय होती है। जैसे किसी कंपनी का रेवेन्यू 11 अक्टूबर 2022 को अगर 1 करोड़ रुपए था और 11 अक्टूबर 2023 को अगर ये बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख हुआ, तो कहा जाएगा कि कंपनी की वृद्धि दर 10% है। और जब देश की ग्रोथ है, और इसी के आधार पर आंकलन किया जाएगा कि अगले वित्त वर्ष में वृद्धि दर कितनी रहेगी। भारत में 2023 और 2024 में वृद्धि दर 6.3% रहेगी, जैसा
हमने आपको अभी अभी बताया। अमेरिका में 2023 में वृद्धि दर का अनुमान है 2.1% और 2024 के लिए अनुमान है 1.5। जर्मनी में -0.5 2023 में और 24 में 0.9%। फिर ब्रिटेन की आप बात कर लीजिए, 0.5% रहेगी वृद्धि दर और 2024 में ये 0.6% हो जाएगी। ये सारा मामला पैसों से जुड़ा हुआ है। जब आम लोगों की जेब में पैसा होगा तो देश में जीडीपी भी बढ़ेगी। जितना आपकी जेब में पैसा होगा या जितने पैसे बढ़ेंगे तभी कोई देश भी वृद्धि करेगा, विकास करेगा। और भारत में इस वक्त ये हो रहा है। और कैसे हो रहा है वो भी समझ लीजिए। भारत में बेरोजगार कम हो रहे हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट आई है, ये जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि भारत में लोगों को रोजगार मिल रहा है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की ये रिपोर्ट है। क्या कहती है? भारत में जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच पुरुष बेरोजगारी दर सिर्फ 3.2% रही, जबकि 2017 और 18 में भारत में पुरुष बेरोजगारी दर 6.1% थी। देश में महिलाओं की बेरोजगारी दर आपके सामने रख देती हूं, 2017 और 18 में 5.6 हुआ करती थी और आज ये घटकर हो गई 2.9%। ये शहरी भारत के आंकड़े हैं, यानी देश में लोगों को नौकरियां मिल रही है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि शहरों में ही नौकरियां मिल रही है, ग्रामीण भारत में भी लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, लोगों की आमदनी बढ़ रही है। 2017 और 18 में ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर थी 5.3% और आज की तारीख में वो घटकर हो गई है 2.4%। 2022 और 2023 के आंकड़े। अब सर्वे तो ठीक है, लेकिन क्या वाकई में देश में लोगों को नौकरियां मिल रही हैं? मिल रही है तो कितनी मिल रही है? ये सवाल आपके मन में आ सकता है ना। आंकड़े कहीं फर्जी तो नहीं है, ये भी कह सकते हैं। तो जवाब है, आंकड़े सही है, रोजगार वाकई में मिल रहा है। केंद्र सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 2014 से 2023 के बीच देश में करीब 10 लाख लोगों को केंद्र सरकार ने नौकरी दी। पिछले 5 साल में ही, यानी 2018 से 2023 के बीच 4,63,000 से ज्यादा लोगों को केंद्र सरकार में सरकारी नौकरी मिली। यूपीएससी ने ही 9 साल में करीब 51,000 लोगों को नौकरी दी। कंपैरिजन अगर करें तो 2004 से 2013 तक, यानी यूपीए सरकार के पहले 9 साल में करीब 6 लाख नौकरियां दी गई थी। सरकारी नौकरियां देने में एसएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सबसे आगे है। रोजगार मेलों के माध्यम से भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। 9 वर्षों में मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल की अगर आप तुलना करेंगे यूपीए सरकार के 9 वर्षों से, तो यूपीए सरकार के पहले 9 वर्षों में मात्र 6 लाख सरकारी नियुक्तियां हुई थी। मोदी जी के कार्यकाल में 9 लाख से अधिक, बल्कि 10 लाख होने लगे। और ये जो क्रम शुरू किया रोजगार मेला का, तो ये तो अभी 1 साल पहले किया। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि नौकरियां सिर्फ केंद्र सरकार दे रही है, राज्य सरकारों ने भी नौकरियां दी हैं और प्राइवेट कंपनियां भी नौकरियां देने के मामले में पीछे नहीं है। राजस्थान में वर्तमान गहलोत सरकार ने दिसंबर 2022 तक 1,38,000 सरकारी नौकरियां दी थी, जबकि करीब 1 लाख भर्तियां दिसंबर 2022 में प्रक्रिया में थी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने 5 साल में 1 लाख युवाओं को नौकरियां दी है, जबकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 6 साल में 6 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरियां दी है। यूपी में प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करूं तो 1,60,000 से ज्यादा युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिली है। ये सिर्फ 3 राज्यों के आंकड़े आपके सामने रखे थे। देश के बाकी राज्यों में भी युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन यूपी सरकार और केंद्र सरकार नौकरी देने के मामले में राज्य सरकारों से कहीं ज्यादा आगे है। आंकड़े गवाह हैं। भारत विकसित राष्ट्र बनने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। यहाँ सिर्फ नौकरियां ही नहीं मिल रही, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। हाँ, बहुत कुछ अभी करना बाकी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने बहुत डग भरे भी हैं, ये बताने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ही 60,000 युवाओं ने बीते 5 साल में बिजनेस शुरू किए हैं, और जब बिजनेस शुरू होंगे तो नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। और ये सब कुछ एक विजन के साथ जो है वो शुरू हुआ। विजन आकार लेता दिख रहा है। भारत की ताकत दुनिया देख रही है। भारत वर्ल्ड लीडर बन रहा है। बहुत मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन ट्रैक पकड़ चुके हैं, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, ये IMF के, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो कह ही रहे हैं। और अब उस फूड की बात करते हैं जो फास्ट तो है, लेकिन आपकी सांसों को स्लो कर रहा है।
बताइए पैसों का क्या करेंगे जब सेहत नहीं रहेगी। अर्थव्यवस्था की सेहत तो बहुत बढ़िया है, शानदार है, लेकिन हम अपनी सेहत को बिगाड़ रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। मतलब हम जैसा खाते हैं हमारे शरीर के अलावा मन या मेंटल हेल्थ भी वैसी ही होती है। बदलते ज़माने में हम सबकी खाने पीने की आदतें बदल गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कहीं घर से बाहर जा रहे हों, घर में जन्मदिन की पार्टी हो, कोई दूसरा फंक्शन हो, आजकल तो हम वीकेंड भी बड़ा मनाने लगे हैं, बाहर घूमने जाना हो, घर में खाना बनाना हो, हम क्या करते हैं? या तो बाहर से खाना मंगाते हैं, बहुत सारी ऐप्स है, क्विकली आप उस ऐप पर बटन दबाइए, अक्सर मैं भी ये चीज़ कर लेती हूँ। या बाज़ार से बना बनाया रेडीमेड फूड हम ले आते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, मोमोज, चाउमीन, डोनट, आइसक्रीम, केक, कोल्ड ड्रिंक्स, यही सब हमारे यहाँ दिखता है और ये सबको पसंद भी आता है। ये सब बने बनाए मिल जाते हैं ना, और स्वाद में भी बड़े शानदार होते हैं। पैकेट खोलिए, मज़ेदार स्वाद, हैंडी है, कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन ये जंक फूड है। हम लगातार अपने शो में इस पर बात करते रहे हैं, सबको आगाह भी करते रहे हैं। पहले भी आपको बताया था कि जंक फूड या फास्ट फूड, जंक का मतलब है कूड़ा, फास्ट का मतलब है फटाफट, और इनके नाम के साथ फूड यानी खाना जोड़ देंगे तो क्या मतलब हुआ इसका? फटाफट तैयार कूड़ा भोजन। ये लंबे समय तक खाने के लायक बने रहे, इसके लिए इनको हाईली प्रोसेस्ड, इसकी प्रोसेसिंग होती है, इससे सहूलत रहती है, लेकिन सहूलत हम सबकी जान पर भारी भी पड़ रही है। बच्चे ही इन सबको पसंद कर एडिक्टेड है, मतलब अब ये शौक से बढ़कर लत बन चुकी है। और लत भी कैसी? जैसे शराब की होती है, सिगरेट की होती है। एक रिसर्च के मुताबिक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स हमारे दिमाग में उतना ही डोपामिन रिलीज करते हैं जितना अल्कोहल या फिर निकोटीन लेने से रिलीज होता है। लोगों को इसकी लत लगाने के लिए इन्हें बनाने का तरीका या जो प्रोसेस है वो कारण है। आज बाजार में जो भी बना हुआ है या बना बनाया खाना होता है वो हाईली प्रोसेस्ड होता है। कई तरह के केमिकल और सेहत के लिए घातक तत्व मिलाए जाते हैं। और रिसर्च के मुताबिक सुपरमार्केट में मिलने वाले 95% ब्रेड हाईली प्रोसेस्ड है। बिस्किट, चिप्स, आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर, फ्लेवर्ड मिल्क, दही, फ्रूट, ड्रिंक्स, वो पालक का पराठा जो पैकेट में आता है, वेजिटेबल जूस, सब्जियां, ये सब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। इनको खराब होने से बचाने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा प्रोसेस किया जाता है। अब ये जानने की जरूरत है कि हाईली प्रोसेस्ड या कम प्रोसेस्ड फूड में फर्क क्या होता है। सामान्य फूड वो होता है जो कुदरती रूप में हमारे सामने आता है, जैसे पेड़ से तोड़े फल या अनाज या दूध या दही। अब उसको कितने दिन आप फ्रेश रख सकते हैं? कितनी भी कोशिश कर लीजिए ना, वो अलग अलग तौर तरीके अपना के, कितने दिन आप उसे? हफ्ता भर, 4 दिन। लेकिन जो हाईली प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें इतनी चीज़ें मिला दी जाती है, नमक मिलाया जाता है, तेल मिलाया जाता है, स्टार्च मिलाया जाता है, दूसरे एडिबल केमिकल्स मिलाए जाते हैं। जैसे वो हमारा अचार नहीं होता है, इसमें ये अचार दिखता नहीं है, इसमें ये जैसा खाना है वैसा दिखता है। सामान्य फूड जल्दी खराब होता है, लेकिन हाईली प्रोसेस्ड फूड लंबे समय तक चलता है। सामान्य फूड में विटामिन और पोषक तत्वों की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है और बरकरार रहती है, जबकि हाईली प्रोसेस्ड फूड में अक्सर इनके खाने योग्य और सेहत के लिए फ़ायदेमंद हिस्सा होता ही नहीं, वो हटा दिया जाता है। खेत या डेयरी से आए ताज़ा खाद्य पदार्थ की तुलना में फैक्ट्री में तैयार फूड का इस्तेमाल बढ़ रहा है और नतीजा रोज़ दिख रहा है। अपने परिवार, पड़ोस, रिश्तेदार, परिचितों में या तो किसी को डायबिटीज़ होगी, ब्लड प्रेशर होगा ही होगा, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, कैंसर, थायराइड, ये बीमारियां बहुत कॉमन हो गई हैं। ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जंक फूड या हाईली प्रोसेस्ड फूड का असर भी है। हाल ही में हार्वर्ड हेल्थ ने 22,000 से ज़्यादा लोगों पर एक स्टडी की, जिसमें यह पाया कि जो लोग बहुत अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना खाते हैं ना, वो कम अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना खाने की तुलना में कम जी पाते हैं। मतलब जो लोग
हाईली प्रोसेस खाते हैं वो जल्दी मरते हैं, और जो कम हाईली प्रोसेस खाना खाते हैं उनके जीने के चांसेस ज़्यादा है। इनमें हार्ट अटैक का जो खतरा है, जो हाईली प्रोसेस फूड खाते हैं, वो 30% बढ़ जाता है। जर्नल ऑफ बिहेवियरल एडिक्शन के अनुसार अल्ट्रा प्रोसेस फूड में जो केमिकल होते हैं उसे खाने वाला तृप्त या संतुष्ट नहीं होता, उसे और चाहिए, उसे भूख लगातार लगती रहती है, कम उम्र में दांत गिर जाते हैं। एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है जो न सिर्फ शरीर पर बल्कि मन पर भी बुरा प्रभाव डालता है। अमेरिकन साइकाइट्रिस्ट एसोसिएशन ने एक सर्वे किया है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड को लगभग 1 दर्जन ईटिंग डिसऑर्डर के लिए जिम्मेदार माना गया है। मेडिकल साइंस में इनको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं, जिसमें आदमी वजन बढ़ने की चिंता में खाना नहीं खाता है। बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें आदमी को खाने पर कंट्रोल ही नहीं रहता, जिसमें हर वक्त भूख ही लगती रहती है। और इन ईटिंग डिसऑर्डर वाले शख्स को अक्सर एंजाइटी, डिप्रेशन और मूड स्विंग का खतरा रहता है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि स्वाद के चक्कर में हम जो खा रहे हैं, अपने बच्चों को जो खिला रहे हैं, वो कितना खतरनाक है। ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड या हाईली प्रोसेस्ड फूड धीमा जहर है जो धीरे धीरे बीमारियों की तरफ हमको ले जा रहा है। और सिर्फ स्वाद के लिए अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगी दांव पर मत लगाइए। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर, पिज्ज़ा खाने से खुद को आप रोकिए, वरना अस्पतालों का प्रॉफिट बढ़ता रहेगा और हेल्थ इंश्योरेंस महंगा होता रहेगा, ज़िंदगी बीमारियों से घिरी रहेगी, और सिर्फ हम पुराना टाइम सोचकर कि उस वक्त क्या तगड़े इंसान हुआ करते थे पछताते रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ये मेरा हिंदुस्तान है कि हिंदुस्तानी संगीत और हिंदुस्तानी वाद्य यंत्रों की आज बात होगी। 4 दिनों के भारत दौरे पर तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन आई थी। ये तस्वीर देखिए आप। उनके सम्मान में 9 अक्टूबर को जब पीएम मोदी ने लंच का आयोजन किया तो हैदराबाद हाउस में उनके सम्मान में संगीत का कार्यक्रम भी रखा गया था। इस दौरान राष्ट्रपति हसन ने संतूर बजाया। ये देखिए, पीएम मोदी ने उन्हें संतूर की खासियतें भी बताई, और जब वो संतूर बजाने लगी तो पीएम मोदी बोले, अब आपने संतूर की ताल पकड़ ली। इनफैक्ट वो जो तबला बजा रहे थे, ये देखिए, पहले आप इस विजुअल को देखिए। तो पीएम मोदी ने रिदम का जिक्र किया। दे आर गेटिंग द रिदम। ये पीएम मोदी का अंदाज है। वो हर विदेशी मेहमान को भारतीय संस्कृति से रूबरू जरूर कराते हैं, और ये पल यकीनन पूरे देश के लिए फख्र का पल होता है। अभी G20 की बैठक में भी पूरे आयोजन की थीम आपको पता है क्या थी? भारतीय संस्कृति के ऊपर थी। जब हम संतूर की भी बात करते हैं तो 2 शख्सियत ध्यान में आती हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा और जम्मू कश्मीर के पंडित भजन सोपोरी। इन दोनों संतूर वादकों ने पूरी दुनिया में संतूर को लोकप्रिय किया। पंडित शिव कुमार ने तो कई फिल्मों में म्यूजिक भी दिया जिसमें संतूर का जादू साफ दिखा। जिस तरह हर वाद्य यंत्र की एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उसी तरह संतूर बजाने के लिए भी सख्त प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। शिव कुमार शर्मा के संतूर और उस्ताद जाकिर हुसैन के तबले की जुगलबंदी आपको भी याद होगी। अगर सुनेंगे ना तो बस सुनते रह जाएंगे। अब ज़रा संतूर के बारे में जान लेते हैं। संतूर का इतिहास करीब 1800 साल पुराना है। माना जाता है कि संतूर ईरान के रास्ते भारत आया। संतूर बड़े कमाल का वाद्य यंत्र है। इसे 100 तारों की वीणा भी कहते हैं। देखने में ये एक लकड़ी के बॉक्स जैसा दिखता है जिसमें मेटल के 100 तार बंधे होते हैं। इन्हें एक मुड़ी हुई डंडियों से बहुत करीने से, बहुत सलीके से छूकर वो निकलते हैं, जो सुरमई संगीत निकालते हैं। जब उनको आप छूते हैं या छेड़ते हैं तो एक सुरमई संगीत निकलती है। ऐसा लगता है मानो कांच और पानी के सुर एक साथ बज रहे हो। हालांकि शुरुआत में ये केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित था, जहां पर सूफी संगीत में संतूर का इस्तेमाल ज़रूरी हुआ करता था। सूफी संगीत में संतूर के सुर जो है वो रूहानी एहसास देते थे। लेकिन बाद में पंडित शिव कुमार शर्मा ने इसे दुनिया भर में लोकप्रिय किया।
उन्होंने संतूर को शास्त्रीय संगीत का अहम हिस्सा बनाया। करीब 1800 साल पुराने संगीत के सुरों के साथ अब आपसे इजाजत लेती हूं। द रूबिका लियाकत शो में आज इतना ही। इस हेडलाइन के